नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है अधिनायक तंत्र, तानाशाही, या दूसरे शब्दों में कहें डिक्टेटरशिप आंग्ल भाषा में। ये बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी टॉपिक है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिनायक तंत्र के अर्थ, परिभाषा और लक्षण बताइए, या कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि सामान्य जानकारी पूछ करके और क्वेश्चन मार्क के रूप में एक सवाल किया जाता है कि क्या अधिनायक लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है। तो इस तरह से परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो मत्स्य और राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनके सेकंड यूनिट में राजनीति विज्ञान के मूल आधार पेपर जो है, उसकी सेकंड यूनिट में टॉपिक है। तो उसमें अधिनायक तंत्र के बारे में यदि हम देखें, उसके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की संपूर्ण जो शक्ति है एक व्यक्ति या शासक के हाथ में केंद्रित होती है, और ये व्यक्ति सर्वोच्च होता है, किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता, और इस अधिनायक या शासक के द्वारा शक्ति के अनुत्तरदायीपूर्ण प्रयोग के कारण इसकी सारी निरंकुश शक्तियाँ इसी के पास रहती हैं। फोर्ड नाम के विद्वान ने लिखा भी है कि राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। यानी जो राज्य का अध्यक्ष है, सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है, उसके द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। ऐसे ही न्यूमैन ने भी इस चीज़ की परिभाषा की है कि अधिनायक तंत्र से हमारा तात्पर्य एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के शासन से है, जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो अधिनायक तंत्र को परिभाषित कर रही हैं। उसका सीधा सरल अर्थ यही है, इन परिभाषाओं से जो सारांश निकलता है, कि एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें समस्त जो सत्ता है किसी एक व्यक्ति, वर्ग या गुट के हाथों में केंद्रित होती है। जहाँ हमने प्रजातंत्र के बारे में जब परिभाषा की थी, तो वहाँ हमने ये बताया था कि प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन सत्ता का अंतिम सूत्र जनता के पास निहित होता है। यहाँ उससे भिन्न स्थिति है। यहाँ तानाशाही या अधिनायक तंत्र में समस्त सत्ता किसी एक व्यक्ति, वर्ग या गुटों के हाथ में निहित होती है। दूसरी खास बात यह है, इन परिभाषाओं से यह भी झलकता है कि राज सत्ता के प्रयोग पर कोई प्रभावी प्रतिबंध नहीं होता। लोग केवल डर के कारण सरकार की आज्ञा का पालन करते हैं। वहाँ हम लोकतंत्र में देखते हैं कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, क्योंकि आज राष्ट्रीय राज्य हैं, तो बड़े राज्यों में संभव नहीं है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्ति में भाग ले। ऐसे में वो अपने प्रतिनिधि चुनती है, तो प्रतिनिधियों को एक निश्चित कार्यकाल तक चुना जाता है, और यदि जनता संतुष्ट नहीं है तो उसको अगले चुनाव में अपदस्थ करके दूसरे शासक को चुन लेती है। यहाँ अधिनायक तंत्र में ये ऑप्शन नहीं है जनता के पास।
उस सत्ता पर कोई प्रभावी प्रतिबंध भी नहीं होता, और दूसरा लोगों को कोई अधिकार स्वतंत्रताएं अधिनायक तंत्र में नहीं होती। जनतंत्र या प्रजातंत्र के विपरीत यहाँ लोगों को अधिकार स्वतंत्रता नहीं होती, लोग आज्ञाओं का पालन डर के मारे करते हैं। एक और ख़ास बात है इसमें कि इसमें जो सत्ता है ज़्यादातर मामलों में ऐसे वैधानिक तरीकों से सत्ता प्राप्त करते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो मीन्स हैं उनसे ये सत्ता हथियाते हैं और उसका प्रयोग भी निरंकुश ढंग से करते हैं। इसके साथ ही लोगों का बैला फुसलाकर जनता को समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इस जो ये विवरण हमने प्रस्तुत किया है, इस विवरण से कुछ मोटी बातें निकल कर आती हैं कि तानाशाहों के व्यक्तित्व में एक खास किस्म का जादू या सम्मोहन होता है जो भीड़ का नेतृत्व करने की उनमें योग्यता होती है। दूसरा, उनकी शक्ति का अधिकार संविधान या कानून नहीं होता। हिंसा या क्रांति के जरिए वो सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं और स्वयं को शासक घोषित कर देते हैं। तीसरी खास बात, तानाशाही सरकारें मनमाने ढंग से काम करती हैं। तानाशाहों की सत्ता पर अंकुश और सीमाएं नहीं होती। ये हमने परिभाषा में बताया कि उन पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। और चौथी खास बात है कि जो तानाशाह होता है, जो अधिनायक होता है, वो जन समर्थन प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन या झूठे प्रचार का सहारा लेता है और कभी कभी चुनावों का ढोंग भी रचने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो चुनाव होते हैं ये निष्पक्ष नहीं होते हैं। तो ये कुछ खास बातें निकल कर आती हैं जो अधिनायक तंत्र को परिभाषित करती हैं और ये चीज़ हमें डिस्टिंक्टली समझ में आ जानी चाहिए। अब इन परिभाषाओं के बाद हम बात करेंगे कि अधिनायक तंत्र के लक्षण क्या हैं, जिससे और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी और ख़ास तौर पर दूसरी शासन प्रणालियों से जब, और विशेषकर जब प्रजातंत्र से हम तुलना करेंगे तो और भी आकलन निश्चित और स्पष्ट रूप से सामने आएगा। तो उसमें पहला है कि सर्वाधिकारवाद का समर्थन करते हैं। सभी प्रकार के जो अधिनायकवादी सरकारें हैं, अधिनायक तंत्र जो होते हैं, वे सर्वाधिकारवाद का समर्थन करते हैं। इसके लिए वे सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं। इस तरह से अधिनायक तंत्र निरंकुश शासन की स्थापना भी करता है और इस संदर्भ में अधिनायक तंत्र के जो लक्षण हैं कि वो, जैसा कि दूसरा पॉइंट है कि वो समाज में, शासन में, राज्य में भेद नहीं होता। उसमें राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग शासक के द्वारा होता है और शासन व्यक्ति के सामाजिक जीवन में भी पूर्ण हस्तक्षेप रखता है। इसके साथ ही ये सावयव सिद्धांत में आस्था रखते हैं। अधिनायक तंत्र जो है राज्य को एक शरीर मानता है और व्यक्ति को उसका अंग मानता है। इस प्रकार राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना जाता है। इसमें इसके अलावा जो अधिनायक तंत्र के खास लक्षण है वो हैं, एक व्यक्ति या एक गुट का शासन इसमें होता है और कहा भी गया है कि एक दल, एक नेता, एक साध्य। तानाशाही व्यवस्था में सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण देखने को मिलता है और तानाशाह स्वतंत्रता, समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जर्मनी का, जिसमें हिटलर को फ्यूरर की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है नेता। इटली का दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिसमें
मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से संबोधित किया जाता था और जिसका अर्थ है मुखिया। जो नाजीवाद, फांसीवाद के नाम से जो व्यवस्थाएं हैं, जर्मनी में जो तानाशाह था वो हिटलर, उसको फ्यूरर कहा जाता था जिसका अर्थ था नेता, और मुसोलिनी को ड्यूस कहा जाता था जिसका अर्थ था मुखिया। रूस में स्टालिन को परमपिता या नेता, ग्रेट फादर एंड लीडर के नाम से पुकारा जाता था। तो डिक्टेटर केवल अपनी पार्टी या गुट के लाभ के लिए ही सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। तो एक लक्षण ये भी हुआ इसका, तानाशाही का, कि एक व्यक्ति और एक गुट का ही इसमें शासन होता है। एक लक्षण है विशुद्ध संविधान जैसी यहाँ कोई चीज नहीं होती है। तानाशाहों की जो शक्तियां हैं वो असीम होती हैं। संविधान या तो होता नहीं, और यदि मान लो कहीं हो भी तो नागरिकों को वास्तविक स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं की जाती। संविधान में तानाशाह मनमाना परिवर्तन कर सकते हैं और मनमाने ढंग से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। विधानमंडल की जो शक्तियां होती हैं वो सीमित होती हैं और न्यायपालिका इसमें स्वतंत्र नहीं होती। एक लक्षण ये है। जर्मनी, इटली की संसदें जो थी एकदम निर्जीव संस्थाएं थी। जर्मनी की संसद ने 7 वर्षों में केवल 7 कानून बनाए और इटली की संसद किसी ऐसे विधेयक पर विचार नहीं कर सकती थी जिसे मुसोलिनी ने पहले मंजूरी नहीं दी हो। बांग्लादेश के तत्कालीन शासक जनरल इरशाद ने संविधान को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, लेकिन उसको 91 में अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। जहाँ तक न्यायपालिका का सवाल है, प्रश्न है, इस प्रकार इसमें एक विशेष इस बात पर बल दिया जाता है कि न्यायाधीश तानाशाह की नीतियों का समर्थन करें तथा सरकार का विरोध करने वालों का कठोर पनिशमेंट दे, दंड दे। तो अधिनायक तंत्र में विधानमंडल की जो है सीमित शक्तियां होती हैं, क्योंकि अधिनायक के पास ही सारी शक्तियां होती हैं। दूसरा, न्यायपालिका वहाँ स्वतंत्र नहीं होती। जैसा तानाशाह चाहता है वैसे ही जजमेंट आते हैं। दलबंदी पर पाबंदियां। तानाशाही शासन में विरोधी दलों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तानाशाह की पार्टी के अलावा किसी पार्टी का गठन नहीं किया जा सकता। सारी राजनीतिक शक्ति एक ही दल के माध्यम से प्राप्त होती है और दल का सर्वोच्च नेता ही सरकार का अध्यक्ष होता है। सभी सैनिक, असैनिक विभागों पर उसी का ही अधिकार और नियंत्रण होता है। तो ओपन प्रतियोगिता नहीं होती है कि दलों को अवसर हो कि वो अपना कार्यक्रम दें और फिर जनता समर्थन प्राप्त करें। एक है प्रचार के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तानाशाह प्रचार की कला में बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं, निपुण होते हैं। तो रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, चर्च, विद्यालय, चलचित्र, उनका प्रयोग तानाशाह की छवि को उभारने के लिए किया जाता है और ये भी सभी तानाशाह की नीतियों का ही प्रचार और समर्थन करते हैं। एक है आतंक और हिंसा। लोगों से अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए तानाशाह प्राय बल प्रयोग का सहारा लेते हैं और जो प्रमुख नेता हैं विरोधी, उनको गिरफ्तार करके सैनिक अदालतों में उनका मुकदमा चलाया जाता है और विरोधियों को सजाए मौत दी जाती है। जर्मनी और इटली में विरोधियों को तरह तरह की यातनाएं दी गई और उन्हें ऐसे ऐसे अपराध कबूल करने के लिए बाध्य किया गया जो उन्होंने कभी किए ही नहीं और ना वो कर सकते थे। तो एक तरह से टेरर का माहौल होता है। एक है गुटों और संघों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। लोकतंत्र में दबाव समूह, हित समूह होते हैं, मजदूर यूनियन होती हैं, अन्य दूसरे ऐच्छिक संगठन होते हैं, वो उनको काम करने का अवसर होता है। इसके विपरीत जो तानाशाही शासन व्यवस्था होती है उसमें संघ, समुदाय, गुट, इन पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। स्थानीय सरकारों की स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त कर दी जाती है
और सभी महत्वपूर्ण सरकारी गैर सरकारी भवनों कार्यालयों पर सेना की टुकड़ी तैनात कर दी जाती है। तो इस तरह से उनका व्यापक कठोर नियंत्रण होता है। तो ये अधिनायक तंत्र के कुछ खास लक्षण हैं जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर अधिनायक तंत्र या तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित है। धन्यवाद।